आज हम लोग टीडीएस रिवाइज कर लेते हैं। टीडीएस के जितने सेक्शंस हो पाएंगे, बचे हुए सेक्शंस कल रिवाइज कर लेंगे। तो कल टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स कल तक टारगेट रहेगा कि खत्म हो जाए। टीडीएस के अंदर अ, देखो, पहले मेजर सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं। मेजर सेक्शंस जो टीडीएस में है वो कौन कौन से होंगे, जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे याद होने चाहिए। 194, 194A, 194B, 194C, 194H, I और J। 194, चलो बी को भी ड्रॉप कर दो, लेकिन 194A, 194C, 194H, आई जे आपको प्राइमा फेसी लेवल पर याद होने चाहिए। पहले हम इन्हें रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 194 आई। आई का याद होगा आपको किस चीज के लिए है? रेंट के लिए, है ना। सर हमें याद क्या रखना है? सोचो बच्चों, हमारे को याद ये रखना है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कि हमने 70,000 रुपए पर मंथ का रेंट पे किया, क्या इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमें और एप्लीकेबल है तो कितने अमाउंट से टीडीएस काटना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो मेजर चीज याद रखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस, सेकंड हम याद रखने की कोशिश कर देंगे व्हाट आर एक्सेप्शंस, कब टीडीएस नहीं कटेगा। रेंट रेंट के ऊपर टीडीएस की रेट याद है आपको कितनी है? अगर लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है तो कितना है? 10%। और प्लांट एंड मशीनरी, एक्चुअली ऐसा है प्लांट एंड मशीनरी का जो रेंट है उस पे जो टीडीएस काटेंगे वो 2% है ना। प्लांट एंड मशीनरी पे जो टीडीएस काटेंगे वो 2% है। और जो अदर असेट्स है उस पे टीडीएस काटेंगे वो कितना है? 10%। टीडीएस काटना किसका है बेटा? टीडीएस आपको काटना है जो हम रेंट पे कर रहे हैं उस अमाउंट के टोटल अमाउंट का। जैसे 70,000 रुपए पर मंथ रेंट हम पे कर रहे हैं, तो 70,000 इंटू कितना करोगे? 12 करोगे। इसका कितना कर दोगे? 10% कर दोगे। इतने अमाउंट का क्या कट करना पड़ेगा? टीडीएस कट करना पड़ेगा। दैट इज वेरी सिंपल। अब ये तो सिखा के भेज देते हैं। अब आप करते क्या बेवकूफी हो, उसने 7 महीने रेंट पे किया। अब बेवकूफी क्या करोगे पता है? 70,000 इंटू, अब वहाँ डेट तो देखोगे नहीं। अब वहां डेट नहीं देखोगे तो गलत 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई जब 7 महीने पे किया है तो 70,000 इंटू कितना करेंगे? 7 करेंगे। और उसका कितना करेंगे? 2% करना हो तो 2%, 10% करना हो तो 10%। कितने अमाउंट तक का रेंट हम पे कर सकते हैं और टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो जो एक्सेप्शन था इस केस में वो था 2,40,000 पापा। 2,40,000 पर असेसी पर एनम तक हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट करते हैं किराए का, तो हमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये पर असेसी पर एनम का मतलब क्या है? देखो आपको वो कैसे कंफ्यूज करेंगे। 15,000 रुपए का रेंट हमने पे किया राहुल को, और 20,000 रुपए का रेंट हमने पे किया आदित्य को। इसके लिए अलग लिमिट है, इसके लिए अलग लिमिट है। एक ही पर्सन को पे करते हो तो फिर हमें देखना है कि 240 से ज्यादा हो रहा है क्या। ठीक है, आप एक ही पर्सन, जैसे आदित्य है, आदित्य को आप क्या करते हो? बिल्डिंग का भी रेंट पे कर रहे हो और प्लांट एंड मशीनरी का भी रेंट पे कर रहे हो। तो बेटा दोनों का मिलाकर देखेंगे, दोनों का मिलाकर हमें देखना है कि अमाउंट किससे ज्यादा है। 240 से ज्यादा है तो फिर टीडीएस काटेंगे। तो उसमें जैसे मान लो कि बिल्डिंग की अमाउंट 180 है और प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट 1 लाख है,
तो दोनों का मिलाकर किससे ज्यादा हो गया, 240 से ज्यादा हो गया, टीडीएस काटना पड़ेगा। 180 पे 10% से काटेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे 2% से काटेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनना, 194 आई के लिए खास बात है, 194 आई के लिए खास बात है, वो मैं बता रहा हूँ। ये लाइन आपको याद रखनी है, और ये लाइन आगे भी कुछ सेक्शंस में काम आएगी। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का टर्नओवर, देखो टीडीएस कौन काटता है, जो पे कर रहा है वो पेयर। अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो क्या देखो पार्टनरशिप फॉर्म है, टीडीएस काटना पड़ेगा, कंपनी है, टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी काटेंगे जब उनका टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा होगा। कितना? 1 करोड़ से ज्यादा। और अगर प्रोफेशन में हो तो 50 लाख से ज्यादा। जैसे मैं प्रोफेशन में हूँ, तो मैं किसी को किराए का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसको टीडीएस तभी काटूंगा जब मेरा ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से क्या होगी, ज्यादा। अदरवाइज मैं उसको 240 से ज्यादा का भी टीडीएस, 240 से ज्यादा का भी रेंट पे कर दूंगा, तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। तो अब होगा क्या? अच्छा, ये 1 करोड़ और 50 लाख कब देखना है? जिस साल हम पेमेंट कर रहे हैं उस साल का टर्नओवर तो पता ही नहीं होगा ना बेटा हमको तो। अब जैसे मैं इस साल पेमेंट कर रहा हूँ, तो इस साल का टर्नओवर तो आखिरी में पता चलेगा, तो हमें टर्नओवर कब का देखना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। तो ये वाले पॉइंट को वो दो जगह यूज करेंगे, है ना, ये वाले पॉइंट को वो दो जगह यूज करेंगे। एक क्वेश्चन तो कैसा बना देंगे, राहुल, टर्नओवर इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 90 lakhs, पेड द रेंट ऑफ 280,000, 2 2 लाख 80,000, यस 2 लाख 80,000 का रेंट पे किया है फॉर प्लांट एंड मशीनरी। होशियार बच्चों को तो याद रहेगा कि भैया 194 आई, 240 से ज्यादा, और हमको तो प्लांट एंड मशीनरी का पता है 2% ही होता है। मजा आ गया। लेकिन आपने अगर देखा ही नहीं टर्नओवर, तो गया, नहीं काटेंगे, टीडीएस नहीं काटेंगे। ओके। नेक्स्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है वो है 194 जे, ना 194 जे पे आते हैं। हाँ, प्रोफेशनल है तो बेटा 50 लाख देखेंगे। आई थिंक मैंने शायद एग्जांपल में ध्यान नहीं दिया होगा, बट यस प्रोफेशनल है तो 50 लाख देखेंगे। और अगर बिजनेस कर रहा है तो 1 करोड़ का टर्नओवर देखेंगे। देखो 194 बी, 194 जे, सॉरी 194 जे एक बड़ा सेक्शन था। 194 जे में काफी सारी चीजें कवर्ड थी, याद आया क्या आपको? देखो एक था फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एफटीएस कवर्ड था, ठीक है। फिर प्रोफेशनल सर्विसेज कवर्ड था। फिर डायरेक्टर रेमुनरेशन कवर्ड था। नॉन कॉम्पिटिंग फीस कवर्ड था। रॉयल्टी कवर्ड था। ठीक है, मेजर तो ये कवर्ड थे, और कॉल सेंटर, यस, ठीक है। ये सारे खर्चे कहाँ पे कवर्ड थे? 194 जे में, कि भैया इनको पेमेंट किया है, टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा। तो बेटा जब आप बिजनेस हेड सॉल्व करो तो ध्यान रखना कि ना वो पीएनएल में लिख के देंगे कि डायरेक्टर को रेमुनरेशन का पे किया है लेकिन टीडीएस काटना भूल गए हैं। तो आपको याद हो जब मैंने डिसअलावेंसेस पढ़ाई थी पीजीबीपी के अंदर, तो कहा था कि अगर आप टीडीएस काटना भूल जाते हैं, आप रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और टीडीएस काटना भूल जाते हैं, तो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? डिसअलाउड, है ना। हाँ बिल्कुल अनुष्का, 30%। तो डायरेक्टर का रेमुनरेशन पे हमने क्या नहीं करा? टीडीएस नहीं काटा। तो फिर वो डायरेक्टर का रेमुनरेशन का 30% खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे टीडीएस किस रेट से काटेंगे? 2% से काटेंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज पे टीडीएस किस रेट से काटेंगे? 10% से काटेंगे। डायरेक्टर पे किससे काटेंगे? 10% से काटेंगे।
नॉन कॉम्पिटिंग फीस में 10% से काटेंगे। रॉयल्टी के अंदर वो पिक्चर वाली रॉयल्टी है ना, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी वाली हो तो 2% है, और अदर रॉयल्टी है तो 10% है, और कॉल सेंटर पे 2%। ठीक है, तो ये जो कॉल सेंटर है 2%, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज 2%, सिनेमेटोग्राफी 2%। ठीक है, और बाकी सारे केसेस में कितना है, 10%। वो हो गया। अब बात ये आती है कि टीडीएस का एक्सेप्शन क्या है, कब नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर जो पापा लिमिट है, जो पापा लिमिट है वो कितनी है, 30,000। 30,000 पापा, 30,000 पापा लिमिट है पर असेसी पर एनम। इस अमाउंट तक होगा तो हम टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये जो 30,000 है ये हर इनकम के लिए अलग अलग है। ठीक है, हर इनकम के लिए अलग अलग है। मतलब मैंने किसी पर्सन को प्रोफेशनल फीस भी पेमेंट किया और रॉयल्टी भी पेमेंट किया, तो रॉयल्टी का 30 अलग है और प्रोफेशनल फीस का 30 अलग है। हाँ, मैं आ ही रहा था उस बात पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखोगे, डायरेक्टर रेमुनरेशन के ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। मतलब 1 रुपए का भी पेमेंट होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। मैं आ ही रहा था उस बात पे। तो डायरेक्टर के ऊपर टीडीएस काटना ही पड़ेगा, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद आया? आप नोट्स खोल के बैठे हो, अपनी कॉपी खोल कर बैठे हो जिसमें हमने ये देखा है, लिखा है ना। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कम लिखा है, हमने जो भी चीजें होती है इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ये इतनी डिटेल में लिख के रखते हैं, उसको बहुत शॉर्ट में जितना हमारा काम चल जाए हमने किया है। डन। 194 जे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, खत्म। 194 जे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ते हैं 194 सी। 194 सी किसका है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। यहां पर आपको याद होगा टीडीएस किस रेट से काटना है, 1% से काटना है, और रेट कभी कभी हमें 2% से यूज करनी पड़ेगी। अगर आप पेई पेई इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब जिसको पे कर रहे हो वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो टीडीएस किस रेट से काटोगे, 1% से। आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, से मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऑफिस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया, इंडिविजुअल को दिया 60 लाख का, 1% टीडीएस कटेगा। और किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 60 लाख का 2% टीडीएस कटेगा। एक चीज और याद रखिएगा, अभी जो मैंने 194 आई बताया या 194 जे बताया, आई बताया, अभी जो सी डिस्कस कर रहा हूँ, या आने वाले जो सेक्शंस आपसे डिस्कस करूंगा, एक्सेप्ट फ्यू, बट आने वाले जो सेक्शंस डिस्कस करूंगा, आप याद रखना कि बिजनेस नेचर का ट्रांजेक्शन होगा तो ही टीडीएस काटा जाता है। जैसे अभी मैंने एकदम से एग्जांपल देते देते बोल दिया था, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, बेटा घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब धीरू भाई अंबानी ने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा या मुकेश अंबानी ने दिया होगा, तो बेटा ये पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन है, इसके ऊपर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, फिलहाल तो नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, कुछ सेक्शंस आ जाएंगे ऐसा जो इनको कवर कर लेंगे, लेकिन अगर वो कवर नहीं करते हैं तो याद रखना कि पर्सनल नेचर के ट्रांजेक्शन्स पे टीडीएस काटने की बात ही नहीं, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि भैया एक आर्किटेक्ट है, उसका टर्नओवर है 2 करोड़ है, और उसने ये पेमेंट कर दिया, घर बनाने के लिए पेमेंट कर दिया, आपको मजा आएगा कि हाँ उसने प्रोफेशनल फीस, तो आपको प्रोफेशनल फीस से 194 जे भी याद आएगा। वो और फिर वो आर्किटेक्ट है, वो तो प्रोफेशनल है, 50 लाख से ज्यादा भी है इसका टर्नओवर, तो भैया सब कुछ याद आ जाएगा, टीडीएस काट के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। देखना कि वो पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन तो नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पर भी वो बात अप्लाई होगी, इंडिविजुअल एचयूएफ, और वही बात प्रोफेशनल में भी अप्लाई होगी, 194 जे में भी अप्लाई होगी। इंडिविजुअल एचयूएफ तभी अपना टीडीएस काटेंगे। देखो, पेयर पेयर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो तभी टीडीएस काटेंगे जब उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है। जिसको पे कर रहे हैं अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ निकला तो उसका टर्नओवर देखने की जरूरत तो नहीं, उसका तो टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन 1% से काटेंगे। एक्सेप्शन क्या था? 30,000 सिंगल पेमेंट, 30,000 सिंगल पेमेंट था, और 1 लाख पापा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था, ऐसा आपको याद होगा, एक एग्जाम्पल करवाया था, 27,000 टीडीएस नहीं काटना है, 25,000 टीडीएस नहीं काटना है, 29,000 टीडीएस नहीं काटना है, और फिर पेमेंट कर दिया 29,000 का। तो अगर हमने इन चारों का टोटल यहाँ तीनों का किया, अब तक तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ था, जैसे इसको इन्वॉल्व किया, आई थिंक 1 लाख से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमें फुल अमाउंट पे सबको जोड़कर टीडीएस काटना पड़ेगा, या तो 1% से या तो 2%। ठीक है, फिर एक बात और मैंने आपको कही थी कि अगर कोई जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, और वो अपना पैन दे देता है, तो उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया था। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठेके पे देना, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना, फर्नीचर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना, ये सब चीजें आ जाती है। जीटीए नहीं लिखा, लिखा होगा यार, जीटीए थोड़ी हो सकता है नहीं लिखा। नहीं लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने मैंने कैसे स्किप कर दिया ऐसा? लिखा है। हाँ, लिखवाया है, वही मैं स्किप शायद ही करता है, ये वाला पॉइंट। बाकी नहीं लिखा है बेटा, कुछ लोग बोल रहे हैं लिखा है उनने। सो मैंने बताया होगा, जिन्हें नहीं लिखा है वो एक बार लिख लीजिए। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और उससे 10, अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का भी ये किसकी बात कर रहे हो? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जीटीए का वाला पॉइंट? कौन सा पॉइंट बोल रहे हो आप जो मैंने नहीं बताया? अच्छा, जीटीए वाला बोल रहे हो, मिल गया ना बेटा, है। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में याद रखना, देखो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेलीकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, रेडियो एफएम वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, या टेलीविजन वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, या कैटरिंग वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, या किसी को जॉब वर्क पे काम दिया, है ना, ये सब चीजें भी आती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा यहाँ पर जो बाकी चीजें होती, जॉब वर्क पे काम दिया किसी को, वो सब भी कवर था, वो मैंने आपको बताया था। एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, टेलीकास्टिंग, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें यहाँ कवर्ड भी होती है। इन पे पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा बेटा। जीटी वाला पॉइंट ये था, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, और वो अपना पैन दे देता है, वो बोलता है भाई मेरे पास तो दो व्हीकल है यार, 2 ट्रक है, ये लो मेरा पैन। आप उसको कितना भी पेमेंट कर दो, चाहे सिंगल पेमेंट ज्यादा हो जाए, चाहे एग्रीगेट पेमेंट ज्यादा हो जाए, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो, आई हो गया, जे हो गया, सी हो गया, अब एच। एच में कमीशन था, और बेटा कमीशन तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल बोला था, कुछ नहीं करना है यार, 5% से काटना है, और 15,000 पापा है, बस। इतना तो याद रखना है इसके अंदर।
कमीशन का पेमेंट कर रहे हो तो 15,000 तक का पेमेंट करोगे तो टीडीएस नहीं काटना है। साल भर में 15,000 से ज्यादा का पेमेंट करोगे, जैसे अगर 20,000 का पेमेंट कर दिया तो पूरे 20,000 पे टीडीएस 5% से काटना पड़ेगा, सिंपल। और इस सेक्शन देखो, इन सब की खासियत क्या है, IJCH और अभी ये जो हमें ए पढ़ेंगे, इन सब की खासियत ये है कि इंडिविजुअल HUF टीडीएस तभी काटेंगे, इंडिविजुअल HUF टीडीएस तभी काटेंगे जब इनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में नहीं, प्रीसीडिंग में 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। एच में याद है सारी जो ब्रोकरेज, जैसे इंश्योरेंस कमीशन कहीं और था, 194D में कवर्ड था। लॉटरी टिकट के ऊपर कमीशन, लॉटरी टिकट के ऊपर कमीशन था 194G, यस। यहाँ पर सारे कमीशन कवर्ड है जो इन दोनों को छोड़कर है एच में, लेकिन शेयर ब्रोकरेज वाला छोड़ दो, शेयर ब्रोकरेज वाला नहीं है, उसमें टीडीएस नहीं काटना है ना। जैसे मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है ट्रेडिंग का, स्टिल मैं उनका टीडीएस नहीं काटता हूँ शेयर, क्योंकि मैं एंजल ब्रोकिंग को जो कमीशन दे रहा हूँ ना उस पर टीडीएस नहीं काटता। ठीक है, ये बात हो गई। 194A बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट। इसमें मेन याद रखना है कि इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितना है, 10% है। फटाफट से इंटरेस्ट पे आ जाओ। इंटरेस्ट पे जो टीडीएस काटना है वो कितना है, 10% से। कोई मुझे बताएगा क्या सेविंग बैंक अकाउंट, एक्सेप्शन याद रखना है अब, क्या सेविंग बैंक अकाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? नहीं। एफडी वाले इंटरेस्ट पे या आरडी वाले इंटरेस्ट पे काटना पड़ेगा क्या? हाँ। अगर अमाउंट किससे ज्यादा होती है? एनी आइडिया? भूल गए? तो हिंट दे ही दी थी मैंने। देखो, एक बैंक ने मुझे, मान लो बैंक ने मुझे 1 लाख का सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट दिया, बैंक मेरा टीडीएस नहीं काटेगी बेटा। ठीक है, कटेगा ही नहीं। जो एफडी है, एफडी वगैरह पे या आरडी वगैरह पे इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस कटेगा, अगर उसकी अमाउंट किससे ज्यादा होती है, 40,000 से ज्यादा होती है। ये मेजर बात आपको याद रखनी है बस। और एक चीज और, कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, कितना भी अमाउंट का दे दे नहीं कटेगा। और बैंक्स के अलावा कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो लिमिट 5,000 है। तो मेजर मोटा मोटी ये बात याद रख लो, मोटा मोटी ये बात, सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर टीडी आपको ब्याज मिलेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस नहीं कटेगा, एफडी आरडी की अमाउंट पे इंटरेस्ट जो मिलेगा तब तक 40,000 का हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर इसके अलावा किसी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लाइक आपने आपके दोस्त को लोन दिया, वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, बिजनेस लोन दिया है ना, आपने अपने फ्रेंड को बिजनेस लोन दिया, आप भी बिजनेस करते हो वो भी करता है, ऐसे तो मैंने कहा था ना, पर्सनली आप लोन दे दोगे तो कोई, तो वो टीडीएस की बात आती नहीं, क्योंकि वो पर्सनल जगह ट्रांजेक्शन होते हैं। सो 5, यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी, 5,000 पापा, ये 40,000 पापा है, 5,000 क्या रहेंगे, पापा। और अगर किसी को थोड़ा और याद रखना हो तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो कॉम्पनसेशन मिलता है और वो डिले मिलता है उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है उसकी लिमिट 50,000 पापा है। उसकी लिमिट 50,000 पापा है। सेविंग बैंक अकाउंट पे 80,000 का ब्याज मिला, भूल जाओ टीडीएस।
हाँ, कल छोटे मोटे जितने भी चैप्टर से कर लिया तो कर लिया, अच्छा है। जैसे रिटर्न ऑफ इनकम का क्या रिवीजन है, इतना छोटा चैप्टर है वो। मतलब एग्जाम में ऐसा इतना कोई वेटेज नहीं रखते हैं। पढ़ा ही नहीं है। क्यों बेटा, पढ़ा क्यों नहीं तूने? अपने क्लास में तो पढ़ा होगा ना रिटर्न ऑफ इनकम। बेटा पहले इनकम टैक्स के जो बच्चे कुछ है वो खत्म कर लेते हैं। फिर 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 उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। कल अपन कल कल के दिन देख बेटा अनुष्का, कल एडवांस टैक्स और टीसीएस कल रहेगा। टाइम बचा तो अपन रिटर्न ऑफ इनकम भी देख लेंगे, बिल्कुल। तो रिटर्न ऑफ इनकम नेक्स्ट डे देख लेंगे। मेजर नहीं होता है, मतलब जैसे ये टीडीएस भी जो चैप्टर है ना बेटा, ये टीडीएस भी चैप्टर बहुत चिल, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई 7-8 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा फोकस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी पे करना और डिडक्शंस पे करना होता है, क्योंकि इन सब के क्वेश्चन मिक्स होकर एग्जाम में डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बन जाता है, सैलरी का बन जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। टीडीएस के दो दो मार्क्स के, एक एक मार्क्स से कुछ भी पॉइंट वो पूछ सकते हैं कि वेदर वेदर इन दिस केस यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस और नॉट। जनरली ऐसा होता है। कैपिटल गेन, यस, कैपिटल गेन इज देयर फॉर इंडिविजुअल क्वेश्चन, 100% है वो कैपिटल गेन। मैंने आपको क्लास में कैपिटल गेन उतना ही बताया था जितना जरूरी होता है, रिवीजन में भी उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी होता है। क्वेश्चंस, मतलब आपको क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। हम ये टारगेट रखेंगे, भले ही पूरे प्रोविजन ना बताऊं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको। अब देखिए इतना सारा सिलेबस रखते हैं दोस्तों ये सीएस वाले, अब क्या करें उसके अंदर। अब यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, दैट इज 194 बी। 194 बी, ये तो बहुत सिंपल है भाई। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ये कैजुअल इनकम पे अप्लीकेबल होता है। टीडीएस की रेट कितनी होती है, 30%। और एक्सेप्शन याद रख लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10,000। ठीक है, तो 10,000 से ज्यादा का आपको लॉटरी वगैरह लग गई। हाँ, यहाँ पापा नहीं है, यहाँ सिंगल पेमेंट है। आपको 15,000 की लग गई तो 15,000 पे 30% कट कर आएगा। बेटा इसके पहले वाला सेक्शन 194 ए इंटरेस्ट था, जिसमें रेट 10% था। और आपको ब्याज मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से तो नहीं कटेगा, आपको एफडी वगैरह पर ब्याज मिल रहा है तो 40,000 तक नहीं कटेगा। और आपको पीएफ, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म से ब्याज मिल रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये वाली बात थी उसमें। तो ये हो गए भैया क्लियर। 194 आई आपके सामने रख दिया मैंने, 194 जे, 194 सी, 194 एच, 194 ए, 194 बी। अब ये होने के बाद जो नेक्स्ट लेग में हमें पढ़ना होता है वो पढ़ेंगे हम 194 आई ए, 194 आई बी, 194 एल ए, 194 आई ए, आई बी, एल ए, एम। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट सेक्शंस है किसके अंदर, टीडीएस के अंदर, जिसमें पता चलेगा टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। 194 आई ए, 194 आई ए याद है किसका था, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। टीडीएस की रेट याद है यहाँ पर, 1% से ना। आपने मकान बेचा तो किसी ने मकान खरीदा होगा,
मकान खरीदने वाला आपको पेमेंट करेगा। तो मकान खरीदने वाला जब आपको पेमेंट करेगा तो जो भी, जैसे आप मकान जो है 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ का पेमेंट जब करेगा उसमें टीडीएस काटेगा 1%। टीडीएस किस रेट से काटेगा? 1%। और एक्सेप्शन याद रखना इसके अंदर, एक्सेप्शन अगर लेस देन 50 लाख है ना, लेस देन 50 लाख। अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, अगर एग्जैक्ट 30,000 भी हो जाए, 15,000 भी हो जाए, या फिर हमने जहां भी देखा है, जो भी लिमिट देखी, वो अमाउंट भी टच हो जाए तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 50 लाख हो जाएगा तो टीडीएस कटेगा, लेकिन 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होगी? इमोल। हाँ। अब बेटा आ ही रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड, है ना। नाउ इसके अंदर याद रखना, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है। फिर इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। यार ये जो कंसिडरेशन है इसका मतलब क्या है? अब देखो, प्रॉपर्टी के केस में आपको पता है कि दो वैल्यू होती है, एक तो एक्चुअल कंसिडरेशन होती है और एक होती है स्टैम्प वैल्यू। ठीक है। तो हमें क्या करना है, टीडीएस किसका काटना है? टीडीएस किसका काटना है, एक्चुअल कंसिडरेशन का या स्टैम्प वैल्यू वाली कंसिडरेशन का? सो इसके अंदर ये बोला गया कि भैया विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो हायर रहेगा उसका कितना करना पड़ेगा? 1% करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, देखो, मेन तो ये याद रखना है, लेस देन 50 लाख, है ना। अब वो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज हायर जो भी होगा वो ले लेंगे और उसका कितना करेंगे? 1% करेंगे। ये चीज आपको ध्यान, वैसे एक्चुअली होता है प्रैक्टिकली तो यही है कि कोई स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा दिखाता नहीं है, जितनी स्टैम्प वैल्यू है वही दिखाता है प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स में, जनरली तो ऐसा ही होता है। अब यार ये वाला सेक्शन बहुत दिक्कत देता है स्टूडेंट्स को, 194 आईबी। इसके बारे में कुछ याद है कि आपको 194 आईबी के बारे में? देखो, आपको क्या कहा था मैंने कि 194 आई कहाँ एप्लीकेबल होता है, वो बिजनेस नेचर के ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होता है। और दूसरा तब एप्लीकेबल होता है जब इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ से या फिर 50 लाख से ज्यादा होता है। ये दो बातें याद रखना। अगर ये दोनों ही केस नहीं है, मतलब बिजनेस नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं, पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन है, या फिर आपका टर्नओवर कम है, तब तो आपको टीडीएस काटना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने 194 आईबी डाल दिया और उसमें बोल दिया कि भैया जो इंडिविजुअल एचयूएफ वहां कवर्ड नहीं है वो यहाँ कवर्ड है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ वहां कवर्ड नहीं थे, जो बिजनेस नेचर का नहीं, पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन, कंपनी कभी पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ तो पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो यहाँ कवर्ड है। या जिनका टर्नओवर कम है वो भी यहाँ कवर्ड है, वो लोग भैया टीडीएस काटेंगे। किस रेट से काटेंगे? 5% से काटेंगे। तो सर ये क्या बात हुई यार, कि जिस इंडिविजुअल ने पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन किया है उससे क्यों टीडीएस कटवा रहे हो, या फिर जिसका टर्नओवर कम है उससे क्यों टीडीएस कटवा रहे हो? एक्चुअली क्या है
उनने बोला टीडीएस काटो 5% से, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिया है ना वो कितना दिया है, 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा, है ना। 50,000 पर मंथ से ज्यादा का, एक्सीड्स 50,000, तो यार उनको लगा कि यार ये इंडिविजुअल्स का टर्नओवर कम है, फिर भी यार ये 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहा है, तो भैया टीडीएस काटना पड़ेगा ना। तो यार क्योंकि वो ज्यादा बड़ा अमाउंट है, हर कोई इंसान, छोटा मोटा इंसान तो करता ही नहीं ना इतना अमाउंट पेमेंट। इसका टर्नओवर अब कम है, तो सोचो अगर वाले में टर्नओवर कम भी हो तेरा, तो भाई तुझे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में, इस प्रोविजन में खास बात यह है कि यार टीडीएस जो है आखिरी महीने के किराए से काटना है। जो टीडीएस है वो आखिरी महीने के किराए से काटना है। आखिरी महीने का किराया मतलब क्या, जैसे 50,000 है, तो 50,000 इंटू 12 अपने साल भर किराए पे रहा, उसका कितना करना पड़ेगा, 5% करना पड़ेगा। और इसमें एक और एक लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, अमाउंट ऑफ टीडीएस शुड नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ लास्ट मंथ, ऐसा मैंने आपको लिखवाया था। अमाउंट ऑफ टीडीएस शुड नॉट एक्सीड द रेंट ऑफ लास्ट मंथ, इसका मतलब समझ में आया। हाँ, पहले रेंट कम था और बढ़ गया तो बेटा क्या करना पड़ेगा इस केस के अंदर, देखो आपका रेंट पहले 49,000 पर मंथ था, तब तो टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रेंट क्या हो चुका है, अब 51,000 हो चुका है, तो आप टीडीएस काटोगे, जब से 51,000 हुआ तब से आप उसको टीडीएस काट कर पेमेंट करोगे। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है, जिसका टीडीएस कटता है उनसे पैन पैन नंबर लेते हैं, है ना, जिसका टीडीएस कटता है उससे पैन नंबर लेते हैं। लेकिन सामने वाला अगर पैन देने से मना कर देता है तो टीडीएस की रेट 20% हो जाती है। टीडीएस की रेट कितनी हो जाती है, 20% हो जाती है। तो भैया अब होगा क्या, मान लो कि 60,000 रुपए का किराया है पर मंथ का, तो 60,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6,20,000। अब कायदे से तो टीडीएस कटना चाहिए था 5%, लेकिन सामने वाला पगला निकला, बोलता मैं तो दूंगा ही नहीं पेन। तो अब क्या करेंगे हम, 20% टीडीएस काटेंगे, तो 7,20,000 का हम 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, 1,40,50,000 तक समथिंग आ जाएगा। अब आप सोचो, हमारा किराया ही 60,000 का है, तो टीडीएस ज्यादा कैसे काट सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ टीडीएस, हाँ 144 आएगा ना, तो 144 आएगा, तो 144 काटोगे कैसे, क्योंकि मंथ का किराया तो कितना है, 60,000 ही है। तो फिर आप टीडीएस नहीं काट पाओगे पूरे अमाउंट का, बस 60,000 का काट लेना। ठीक है। फिर था, उड़ गया, वापस बताऊं, उड़ गया, देख मैंने बोला था कि 60,000 रुपये पर मंथ रेंट है, तो 60,000 इंटू कितना किया हमने, 12 किया, तो 12 किया तो कितना आ गया, 7,20। अब सामने वाला पैन ही नहीं दे रहा है, तो उसको निपटाएंगे, ज्यादा रेट से टीडीएस काटेंगे, 20% से काटेंगे, तो 7,20 का 20% कितना होता है, 144। लेकिन बेटा सुनना, उसका किराया ही कितना है, 60,000 है, तो आप लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा टीडीएस नहीं काट पाओगे, मैं ये कहा। अगर कोई और सेक्शन होता, नहीं वंशिका नहीं थी, है वंशिका नहीं थी, वंशिका तो पढ़ती है, अच्छी बच्ची है, पढ़ती हो, वो सब आता है, वो डाउट पूछती नहीं है। ये किसी और ने डाउट पूछा था, ठीक है, दैट वाज 194 आई है। अब ला कर देते हैं, 194 ला, देखो ला बहुत इजी है, ला ला में कुछ नहीं है,
क्या होता है, अगर आपने अपना मकान अपनी इच्छा से बेचा तो आपको जो पैसा मिलेगा वो सामने वाला जो आपको पेमेंट करेगा वो 1% टीडीएस काट के देगा। लेकिन आपका मकान छीन लिया गया आपसे, और ऐसा कौन कर सकता है हमारे देश में? हमारी जमीन जायदाद हमसे कौन छीन सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? कॉम्पनसेशन देगी। तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब आपको गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन देगी, अगर वो 2.5 लाख पर असेसी पर एनम, 2.5 लाख पापा, 2.5 लाख पापा से ज्यादा होगा तो आपका 10% कट जाएगा। तो आप बेचोगे तो 1% कटेगा, वो छीन लेंगे तो 10% कटेगा। मतलब इतने नालायक लोग हैं गवर्नमेंट, कि आपको पेमेंट दे रही है तो उनको पता है कि हमको थोड़ा कम क्योंकि टैक्स किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम तो रेट क्या करेंगे, 10% रख लेंगे, तो कम से कम गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट करना है उसमें 10% तो पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा ना राइट नाउ। ऐसा। हाँ। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, ये टैक्स तो बेटा, ये तो टैक्स थोड़ी हुआ। समझो, आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्सेबल होता है। तो अभी तो आपसे 10% ही ले रहे हैं, बाद में आपको 10% और भरना पड़ेगा, जो भी कैपिटल गेन होगा उसका। बाद में और टीडीएस भरना पड़ेगा और टैक्स भरना पड़ेगा एशुक से। और जहाँ 1% है, अभी जहाँ 1% है, तो वहां पर बचा हुआ 19% और भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो सिर्फ अभी तो ये 1% टीडीएस है। ये तो टैक्स इनिशियल, मतलब एक तरीके से अभी स्टार्टर है। ये तो स्टार्टर हुआ, मेन कोर्स तो देना ही पड़ेगा ना। आप जब मेन कोर्स में टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर लोगे, तो जो बचा हुआ टैक्स अगर बनता है तो ये करना पड़ेगा। ज्यादा कट गया टीडीएस आपका तो घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा स्टार्टर ज्यादा खा लिया तो मेन कोर्स खाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हो गया, वहीं काम खत्म हो गया आपका। आपको क्या होगा? रिफंड मिल जाएगा। अब एक और एक खतरनाक सेक्शन जो था, जो लोगों के होश उड़ाता है, वो है 194M। 194M ये कब अप्लाई होता है? जैसे ना आई 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 रेंट था, और आई बी में क्या था कि जब आई नहीं अप्लाई होगा तब आई बी अप्लाई होगा। तो वैसे ही जब सी, एच और जे, सी, एच और जे, है ना, जब सी यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता, या अदर कमीशन अप्लाई नहीं होता, या जे की प्रोफेशनल फीस, जे की प्रोफेशनल फीस, जे की प्रोफेशनल फीस, ठीक है। 194 सी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, 194 डी, है ना, 194 डी नहीं, यहाँ लिखा है 194, मतलब नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज, है ना, मतलब नॉट वे बाय द वे ऑफ कमीशन, है ना, 194 एच की बात कर रहे हैं, डी वाला नहीं। अब ये तीन कब अप्लाई नहीं होते? पहला केस तो ये है कि पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन हो तो अप्लाई नहीं होते, और दूसरा केस ये है कि यार भला ही बिजनेस नेचर का ट्रांजेक्शन है लेकिन टर्नओवर क्या है, ज्यादा है, टर्नओवर सॉरी कम है, टर्नओवर क्या है आपका, कम है, तो आपको टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी काटना पड़ेगा। लेकिन कहाँ काटना पड़ेगा? एम में काटना पड़ेगा, मात्र 5% से काटना पड़ेगा, और लिमिट है 50 लाख पापा। लिमिट कितनी है? 50 लाख पापा। तो अब हुआ क्या, जैसे मान लो मैंने किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो यूं देखा जाए तो टीडीएस नहीं काटना है 194 सी में, क्योंकि ये तो पर्सनल नेचर का है। लेकिन अगर मैंने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को 1 करोड़ का घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मैं सामने वाले को जो पेमेंट करूंगा तो टीडीएस काटूंगा 1 करोड़ का 5%। और ये जो 50 लाख पापा है ना, ये सबके मिलाकर है बेटा, सबके मिलाकर है, तीनों के। मैंने भाई को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, साथ में कमीशन भी दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको 30 लाख का, 4 लाख का कमीशन दे दिया, और कुछ प्रोफेशनल फीस वगैरह भी दे दी उसको। सबका जोड़कर अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा कितने से? 5% से।
अच्छा, ऐसा आप मुझे एक दो क्वेश्चन बता देना। एक कंपनी ने, ध्यान से सुनना, एक कंपनी ने जिसका टर्नओवर है 70 लाख, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर कितना है 70 लाख, उसने एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया 7 लाख का। क्या उसे टीडीएस काटना है या नहीं काटना? लेट्स सी किसमें दिमाग है। और काटना है तो कितना काटना है, कौन से सेक्शन में काटना है? वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक कंपनी ने 4-5 लाख जो भी अमाउंट मैंने बोली होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, टीडीएस काटना है या नहीं काटना है? हाँ चलो, काटना है, काटना है, सब लोग सही बोल रहे हैं, काटना है, क्योंकि 194 सी अप्लाई होगा। लेकिन एक इंडिविजुअल है जिसने अपना घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 75 लैक्स का है, तो सी अप्लाई नहीं होगा, एम अप्लाई होगा। 50 लाख से ज्यादा हो गया, 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या भाई? तो हमारी सेकेंड सीरीज भी खत्म हो गई, जो हमको प्रेफरेंस में याद रखनी थी, है ना, वो इसलिए मैंने आपको सीरीज बताई। 194 आई से शुरुआत किया, जे पे गए, एच पे आए, सी पे गए, एच पे आए, और फिर ए, फिर बी, फिर आई ए, फिर आई बी, फिर एम। अब यार देखो, और दो चार सेक्शन देखते हैं। 194 एन, देखो अब चालू करते हैं 194 एन, डबल ई। पहले ये दोनों देखते हैं, है ना, और ला भी बता दिया था, हाँ आई ए और एल ए, वो भी बता दिया था। एन देखते हैं और डबल ई देखते हैं। बट एन में क्या था कि यार आप बैंक से रोकड़ निकाल रहे हो, है ना, बैंक से क्या निकालते हो, रोकड़ यानी कैश निकालते हो, और वो अमाउंट एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो टीडीएस काटने की बात आएगी, है ना। बैंक से रोकड़ निकालते हो और वो अमाउंट लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, साल भर में कितना कैश निकाल लेते हो 1 करोड़ से ज्यादा? फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय द पर्सन। जैसे मान लो कि मेरा, जैसे मेरा कोटक बैंक में सेविंग अकाउंट है और कोटक बैंक में ही मेरा करंट अकाउंट है, मैं दोनों अकाउंट के मिलाकर कितने निकाल लेता हूँ साल भर में? वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड, है ना, इसलिए 1 करोड़ से ज्यादा तो टीडीएस काटना पड़ेगा 2%। एंड दोस्तों मैंने यहाँ कहा था कि एज पर माई व्यू, जो 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है उस पर 2% टीडीएस कटेगा। ठीक है, याद आया? 1 करोड़ से ज्यादा वाली अमाउंट पे 2%। जनरली टीडीएस में तो हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट से ज्यादा होता है तो पूरी अमाउंट पे टीडीएस काट लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा बी कॉशियस, यहाँ पर जो ज्यादा वाली अमाउंट है उस पर ही क्या काटेंगे, टीडीएस। लेकिन यार दोस्तों इसमें एक अमेंडमेंट आया था, वो अमेंडमेंट क्या था कि भैया जिसने अपने 3 साल के रिटर्न्स नहीं भरे हैं,
जिसने अपने तीनों साल के रिटर्न्स नहीं भरे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा उसके साथ? उसके साथ तो उसको डंडे पड़ेंगे। डंडे तो मारेंगे कि रिटर्न क्यों नहीं भरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमाई क्यों कम कर रहा है साले, रिटर्न भर। और दूसरा, उसके साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि 20 लाख से ज्यादा होगा, 20 लाख से ज्यादा होगा और 1 करोड़ तक होगा तो टीडीएस काटेंगे कितना, 2%। और 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो टीडीएस कितना काटेंगे, 5% से काटेंगे। तो मान लो उसने 60 लाख रुपए कैश निकाला बेटा, 60 लाख रुपए कैश निकाला, तो 40 लाख पे, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा होगा, है ना? 40, भाई 40 लाख पे, है ना? 40 लाख पे मतलब 60 लाख कैश में निकाला तो 60 पे नहीं, 40 लाख पे 2%। और बेटा मैंने आपको याद है ऐसा बताया था कि मान लो 1.5 करोड़ निकाला, तो 1.5 करोड़ निकाला, तो उस केस में क्या होगा, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक यानी 80 लाख, 80 लाख का कितना आएगा, 2%। और 50 लाख का कितना आएगा, 5%। अरे वही यार, एकदम से स्पीकर को पता नहीं, स्पीकर फटने लग गया, इसलिए मैंने ये माइक थोड़ा सा दूर रख रखा है। आपको शायद आवाज स्लो आ रही होगी, ये पास करता हूँ तो उसमें फटाके फूटते हैं। अरे फटाके, वही बोल रहा हूँ, फटाके नहीं फूट रहे, स्पीकर फूट रहा है, इसलिए मैंने माइक बहुत दूर रखा है और बहुत स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है। सो ये था 194 एन, याद रहेगा। और बच्चों वो ई तो बहुत इजी है यार, डबल ई तो बहुत इजी है। बताओ किसका सेक्शन है ये तो, डबल ई में तो कुछ है ही नहीं। वो स्पोर्ट्समैन का, स्पोर्ट्समैन है ना उसमें तो, कि वो ई में है। नेशनल सेविंग स्कीम, याद रखना, एनएसएस वाला है ना, डबल ई का है ना, डबल। और ई वाला किसका है, 194 ई वाला वो स्पोर्ट्समैन का है, जहां पर 20.8% से टीडीएस काटना है। अजीब है ना, 994 ई मैंने बोला था अजीब है, अजीब है। उसमें क्या है, रेट थोड़ी सी अलग है और कोई पापा लिमिट नहीं है। है ना, कोई पापा लिमिट नहीं है। ये डबल ई वाली तो छोड़ दो, डबल ई को मरनी भी पड़ के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना, डबल ई छोड़ के जाओ। नहीं, सेक्शन बोलने में तो गलती नहीं कर रहा हूँ मैं, डबल ई है स्पोर्ट्समैन का, आई थिंक। नहीं 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 नहीं, डबल ई तो किसका है, ये यूटीआई का, तो ये सही तो है ना, डबल ई यूटीआई का, ये छोड़ दो, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला पढ़कर जाओ, 194 ई। 194 ई पढ़ना है, जहां पर रेट कितना है, 20.8%, लेकिन 4% का सरचार्ज और सेस, 4% का सेस लगने की वजह से ये रेट 20.8 हो जाएगा। अब है ना, एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि आ सकता है, बताऊं वो कौन सा है? आप लोग बताओ कौन सा हो सकता है वो 194। नहीं नहीं, पी नहीं, पी, पी चलो ठीक है, पी क्यू 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 क्यू। पी तो यार चलो ठीक है, वो पेंशन वेंशन वाला पॉइंट है, मेरे को क्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। देखो ये, क्योंकि क्यू में क्या होगा, हाँ वंशिका ने सही आंसर दिया, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वंशिका को सब ही आता है, कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी सब लोगों को टेंशन हो रही है, वंशिका को कोई टेंशन नहीं है। 194 क्यू, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ, बेटा नजर नहीं लगेगी मेरी, डोंट वरी। अगर गुड्स खरीदते हैं
अगर गुड्स खरीदते हैं तो सामने वाले को पेमेंट करेंगे, बेचारे का टीडीएस काट लेंगे। मतलब आप किसी की दुकान पे माल खरीदने जा रहे हो और आप उसको पेमेंट करोगे ना, उसका टीडीएस काट दोगे बेटा। ज्यादा नहीं काटोगे, ज्यादा नहीं काटोगे, मात्र 0.1%। वो भी 0.1%, वो भी उस अमाउंट का जो 50 लाख से ज्यादा है। तो 194N में भी ज्यादा वाली अमाउंट पे टीडीएस कटता है, और इसके अंदर भी क्यू में भी ज्यादा वाली अमाउंट पे। बेटा 10 करोड़ लिखवाया है, लेकिन 10 करोड़ कहाँ लिखवाया है बेटा, वो आ रहा है। 10 करोड़ तो वो जो काट परचेजर टीडीएस तब काटेगा। बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। यही बात समझ में पहले तो ये, टीडीएस कब काटना है, जब आप साल भर में, जैसे आप साल भर में आपने किसी से 70 लाख का माल खरीद लिया, तो काट दो 20 लाख का 0.1% टीडीएस काट दो भैया। अब परचेजर टीडीएस तब काटेगा, परचेजर टीडीएस तब काटेगा जब उसका टर्नओवर ज्यादा होगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल एचयूएफ तभी काटते हैं जब उनका टर्नओवर क्या होता है, 1 करोड़ से ज्यादा। तो यहाँ पर टर्नओवर की जो लिमिट है वो 10 करोड़ है। बायर यानी परचेजर यानी कौन, बायर, बायर टीडीएस तब काटेगा जब उसका टर्नओवर किससे ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा। कब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वंशिका आप जो कह रहे थे ना, वो वाली बात कहाँ एप्लीकेबल हो रही है, ये 10 करोड़ वाली बात ये हो रही है। बायर्स टीडीएस तब काटेंगे जब टर्नओवर 10 करोड़ से क्या है, ज्यादा। और है ना, हम लोग क्या करेंगे, वो एक 2061H, आपको याद होगा 2061H जो टीसीएस में था, जहां पर ये था कि सेलर्स टीसीएस कलेक्ट करते हैं। अगर 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट होता है, अगर परचेस कर रहा है, तो 0.1% से सेलर टीसीएस कलेक्ट करते हैं। कहां पर, 2061H के अंदर। तो मैंने कहा आपको याद रखना है कि जब अब क्या होगा, इधर से बायर बायर टीडीएस काटेगा, उधर से वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, ऐसा थोड़ी। दोनों में से जब दोनों ही सेक्शन अप्लाई हो रहे होंगे, तो दोनों में से प्रिवेल कौन करेगा, कौन जीतेगा। तो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194 क्यू, मतलब क्यू जीतेगा बेटा। एक्चुअली क्या है, 2061H में ये लिखा हुआ है, सेलर टीसीएस तभी कलेक्ट करेंगे जब उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ लिखा है बायर टीडीएस तभी काटेंगे जब उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो अब मान लो कि बायर का टीडीएस, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो टीडीएस काट लेगा। अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, सेम 0.1% अबाउ 50 लाख। लेकिन जब दोनों का ही टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तब क्या हुई, तब तब ये होगा कि टीडीएस काटा जाएगा, टीसीएस वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नाउ एक ऐसे ही वो एक सेक्शन था ना, क्या नाम है अपना, पी ईयर। ये देखो, इसमें आपको वो ही याद रखना है, वो सीनियर सिटीजन के ऊपर ये बात अप्लाई हो रही थी कि भैया सीनियर सिटीजन है जिसकी पेंशन से इनकम है और ब्याज से इनकम है और कोई और इनकम नहीं है। तो मैंने कहा था कि टीडीएस काटना पड़ेगा इनका। लेकिन टीडीएस किस रेट से काटना और एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है। याद है ना, इस 194 पी में क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जितना उसका टैक्स बनेगा उतना टीडीएस काटना पड़ेगा। वही मतलब, वो पेंशन पेंशन मतलब जैसे मान लो 25,000 की पेंशन आ रही, तो 25,000 इंटू 12 माइनस 50,000। और उसकी इंटरेस्ट की इनकम है, वो टीटीए टीटीबी की डिडक्शन जो भी एप्लीकेबल हो वो देने के बाद जीटीआई, फिर जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करने का टोटल इनकम के ऊपर बेसिक टैक्स, रिबेट, सरचार्ज से सब कुछ करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ना टैक्स का, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे और हर महीने उतना इंटरेस्ट काटेंगे, हर महीने उतना टीडीएस काटेंगे।
लेकिन ये बात तभी अप्लाई होगी जब इंडिविजुअल 75 उम्र से ज्यादा है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज, जनरली सीनियर सिटीजन तो 60 वाले होते हैं, लेकिन अब जिनकी एज कितनी है, 75 या उससे ज्यादा है, तो उनको क्या है कि यार भैया, एक्चुअली क्या, उनको फिर कहाँ टैक्स भर पाएंगे बेचारे इस उम्र में। तो उनको क्या करा गया कि जितना भी उनका टैक्स बनता है वो टीडीएस के फॉर्म में बैंक से कटवा लिया गया, और उनको बोल दिया कि भैया तुम रिटर्न ही मत भरो। ये सुविधा प्रदान कर दी एक्चुअली। सर 60 साल वालों को क्यों नहीं करी, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी। उनको जो लगता है तकलीफ में, उनको लगता है 60 साल वाले बहुत आराम से हंसते खेल सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं, तो उनको टेंशन दिया है। 75 साल में शायद उनको लगता है कि टेंशन लेने लायक नहीं बचता इंसान, तो उनका टेंशन ले लिया गया है। लेकिन 194 पी तभी एप्लीकेबल होता है। 194 पी तभी एप्लीकेबल होता है जब आपकी पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, और कोई इनकम नहीं है। आप बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हो, धंधा पानी कर रहे हो, है ना, सट्टेबाजी कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, तो वो सब तब तब नहीं, फिर नॉर्मल प्रोविजन आर एप्लीकेबल। पिछहत्तर, हाँ, वैसे तो 75 साल में इंसान ही नहीं बचता, आजकल तो नहीं बचता बेटा, आजकल तो नहीं बचता। मैं तो जीऊंगा, बाकी लोगों का नहीं पता। बाकी इंसान चले जाते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो गलत काम नहीं करते, दारू सिगरेट जो भी ये सब चीजें गंदी गंदी जो होते हैं, मदिरा पान और ये सब नहीं करते, वो लोग जीते बेटा, मैं जीऊंगा। अब नेक्स्ट इज 194 ओ। 194 ओ क्या है? ओ, ओ, 194 ओ, 194 ओ, टीडीएस ऑन सर्टेन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अरे यार, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले ना, अमेजोन वगैरह जो है, अमेजोन, ओला, उबर, ये सब जो लोग क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स पार्टिसिप ये लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ये किसको पेमेंट करते हैं? मैंने अमेजोन पे अपनी दुकान की लिस्टिंग करा दी, तो अमेजोन वाला मुझे क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो बेटा जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो 194 ओ में 1% से टीडीएस काट लेगा, 1% से टीडीएस काट लेगा। और तब एक्सेप्शन क्या है, 5 लाख पापा। आपने अमेजोन पे लिस्टिंग करी, 5 लाख तक भी नहीं बिका, आपका माल ही नहीं बिका, तो भैया काहे का टीडीएस? अगर 10 लाख का बिका तो 10 लाख का 1% टीडीएस काट लिया जाएगा ओनली। सो ये थे आपके सेक्शंस, 194 आई, 194 सी, 194 एच, 194 जे, 194 ए, 194 बी, 194 आई ए, आई बी, एल ए, MNO, P। इससे ज्यादा कुछ ना देख सकते, बहुत बहुत है।